नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। बजट 2025 के विश्लेषण में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मेंडरस पार्टनर्स के चेयरमैन नौशाद पंजवानी। नौशाद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, बजट फाइनली आ गया है और सबको इंतजार था। वैसे मिडिल क्लास को तो चांदी चांदी है, बहुत खुश कर दिया है उनको, लेकिन सही में क्या उनको ये फायदेमंद होगा? कैसा लगा बजट आपको? बजट मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था और मेरा कहने का कारण ये है कि एक तो जो मिडिल क्लास की डिसकंटेंटमेंट थी, जो निराशा थी कि हमारे लिए कुछ बजट में आता नहीं है, या तो कॉरपोरेट्स के आता है या तो बहुत पिछड़े वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं। तो इस साल उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से मिडिल क्लास के नाम पे काफी सारे प्रोविजन दिए हैं जो जिनसे खुश होंगे। तो एक तो ये है, मगर मेन रीजन मेरा जो बजट का खुश होने का ये है कि इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर में कॉरपोरेट्स के बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनमें कोई ज्यादा फेरफार नहीं किए हैं, बहुत चेंजेस नहीं लाए हैं। ये बहुत हम्म। अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि एक स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, एक कंटिन्यूटी हो। तो ये एस्पेक्ट्स जिससे बिजनेसमैन खुश होता है, तो ये इस बजट में बहुत बाखूबी इन्होंने निभाया है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ताकि बिजनेसमैन अभी बिजनेस के ऊपर ही फोकस करें, ना कि अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस और छोटे मोटे टिंकरिंग जो होते हैं उसके ऊपर। ज़रूर। तो वहीं हम देखिए, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो सबको होता है अपना घर हो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, क्योंकि काम के लिए कई शहरों में जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो उनके लिए जो एक फ़ायदा करके दिया है कि अब 2.5 लाख के बदले 6 लाख पे रेंट आपको लग सकता है, टैक्स लग सकता है। इसको आप ज़रा इलैबोरेट करके समझाएँगे कैसे था और कैसा है अभी? तो जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, उसमें चेंज नहीं है। टैक्स तो जो आपको लगता था वो तो लगेगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती थी कि आप ये समझिए कि एक तरफ है जो रेंट पे घर लेते हैं, जिनको हम अगर भाड़ूत कहें, किराएदार, और एक हुँ, तरफ है जो किराए पे घर देते थे, जिनको मकान मालिक कहेंगे। अब इन्होंने क्या किया था सालों साल से कि जो किराएदार है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली थी कि अगर आप मकान मालिक को एक सर्टन अमाउंट का रेंट देते हो, तो उसके ऊपर मकान मालिक के बिहाफ पे आपको टैक्स डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डालना है। ठीक है, जिसको टीडीएस कहते हैं। नाउ, जहां तक ये एक बिजनेसमैन के ऊपर डाला जाए, जिनका बिजनेस है, उनके लिए ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाकी कंसल्टेंट्स है, तो बाकी सब टीडीएस के साथ ये भी एक टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए। पर फर्ज करिए कोई सैलरीड एम्प्लॉय है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिसकी टीडीएस अकाउंट भी नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये मकान मालिक का रेंट, जो किराया है, वो निभाने के लिए उनको टैक्स डिडक्ट करके भरना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लायंस रिलेटेड बड़ा इशू होता है। तो ये बिजनेसमैन की चीज है, आम आदमी की चीज नहीं है। तो इन्होंने ये समझकर अब वो जो पहले 20,000 रुपया महीने का रेंट की जो लिमिट थी, उसको अब बढ़ा के 50,000 रुपया महीने की रेंट कर दी है। अब इसका खूबी यह है, एक तो लिमिट जो बढ़ाई है उससे मैं समझता हूँ काफी सारे जो छोटे किराएदार थे, ये इस नेट से बाहर निकल गए। आप अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें तो 50,000 महीने का जो किराए देते हैं, उनकी घर की वैल्यू क्या होगी? आप साल का 6 लाख पकड़ ले, 2% के हिसाब से 3 करोड़ का घर जो है। अब 3 करोड़ का घर जो है वो मुंबई के बाहर जो है सारे घर, उनके ऊपर अब ये लागू होता है। तो काफी सारे, मैं समझता हूँ कि इसमें किराएदार है इस दिक्कत से बाहर आ गए। इसमें राहत जो है वो अमाउंट की नहीं है, या कोई बर्डन, जो कंप्लायंस बर्डन है उसकी राहत जो है वो बहुत अच्छी राहत
वही देखें तो रियल एस्टेट के लिए डायरेक्टली ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रोविजंस रियल एस्टेट को मिलते दिखे हैं। अगर मैं देखूँ तो पूरा बजट आप देखिए टूरिज्म के आगे पीछे घूमता दिखा है। और खासकर जो हमें फोकस दिख रहा है वो है, अगर आप होम स्टे बनाते हैं और तो आपको एक मुद्रा लोन की व्यवस्था हो सकती है। तो कहना ये भी होगा कि एक अब दो घर आप रख सकते हैं, उसके डीम कन्वेंस जो नहीं लगता था। इसको जरा आप समझा पाएंगे कैसे होगा ये? तो इसमें निशा ऐसा है कि इनकम टैक्स में काफी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं एक अलग प्रोग्राम भी कर चुका हूँ कि डीम्ड प्रोविजंस जो है, ये इसका अर्थ ये होता है कि जो रियलिटी है उसको नजरअंदाज करके गवर्नमेंट कहती है कि ये रियलिटी है। जिसका एक एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास दो घर है, एक में मैं रहता हूँ, एक मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि 5-7 साल में मेरी डॉटर की एजुकेशन के लिए मुझे लगेगा या बच्चों की शादी के लिए लगेगा। तो शेयर्स वगैरह में डालने से बजाय मैंने एक मकान खरीद के एज एन इन्वेस्टमेंट लेके रखा है फॉर माई रिक्वायरमेंट। जो इसके ऊपर मैं कोई किराया कमाता नहीं हूँ, कोई कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ। मगर गवर्नमेंट का ये कहना था कि आपका अगर इस किस्म का घर है तो उसके ऊपर आप चाहे किराए पर दे या ना दे, आपको एक डीम्ड रेंट जो है वो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये समझ के चलेगी कि आपका घर खाली नहीं है, किराए पे दिया हुआ है, तो वो रेकनर के हिसाब से एक अज्यूम्ड रेंट के हिसाब से आपको उसके ऊपर इनकम लगती थी। यानी आप इनकम जो कमाते नहीं हो उसके ऊपर टैक्स लगा रही थी गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर काफी सारे इंडस्ट्री बॉडीज ने, टैक्स कंसल्टेंट्स ने, काफी टैक्स पेयर्स ने रिप्रेजेंटेशन किया है, और गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर शायद समझ गई है कि ये इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट है, ये एक मामूली जो आम आदमी है वो एक प्रोविजन करके रखता है, जैसे शेयर्स पे हो या फिक्स डिपॉजिट हो, वैसे एक घर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं। तो उसका अब प्रोविजन ये है कि अगर आपके पास दो घर है तो आपको डीम्ड रेंट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। आपका वो घर भी रेंट फ्री माफ हो जाएगा। अगर आपने उसको किराए पे चढ़ाया है तो और बात है, वो तो एक्चुअली इनकम आप कमा रहे हो, उसके ऊपर देना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका तीसरा घर है तो तीसरे घर पे तो डीम्ड रेंट लगेगा ही लगेगा। तो ये प्रोविजन जो है वो एक सेकंड हाउस के लिए उन्होंने दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप होम स्टे में आपके घर को कन्वर्ट करना चाहते हो या होम स्टे के लिए आप घर में निवेश करना चाहते हो तो आपको मुद्रा लोन मिलेगी। क्या ये मुद्रा लोन ईज़ी है मिलना? किस तरह से प्रोविज़न हो सकता है? निशा, फ्रैंकली कहूँ तो मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस बहुत नहीं है, क्योंकि ये काफी एक नया प्रोविजन भी है और बहुत कम लोगों को इसको इफेक्ट होता है, तो इसके ऊपर ज्यादा कोई एक्सपीरियंस या तजुर्बा नहीं मिला है। मगर मैं जो समझता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया हुआ है जो टूरिज्म है, जहाँ पे स्मॉल सेंटर्स हैं, जहाँ पे अच्छी होटलें होती नहीं है, या अगर होती भी है तो सीजन में मिलती नहीं है या किराए बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां हुँ। पे ये जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट चला है कि अगर कोई किसी का घर है एक्स्ट्रा वहां पे, या अपने ही घर में एक रूम जो है वो अगर आप किराए पे दे देते हो, तो शायद इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनकी सुविधाएं बढ़े, उनको आराम और वो हो। तो और उस हिसाब से टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये एक प्रोविजन किया गया तो उस हिसाब से तो नौशाद जी हम देखें तो एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, हम देख रहे हैं नई रीजनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएँगी। तो ये सारी है। अपॉर्च्युनिटीज़ रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव दिख रही हैं? यस। तो आप अगर इसको कंबाइन कर लीजिए, टूरिज्म और कनेक्टिविटी, ये दो चीजों को अगर आप कंबाइन करें तो आप इसमें एक बहुत ही एक बेहतरीन स्टोरी नजर आती है। क्योंकि जहां तक निवास का और रियल एस्टेट का जो का संबंध है, आज तक वो जो 10 टॉप सिटीज है उसी का खेल हुआ करता है। आप हुँ। टॉप बिल्डर्स देखें, टॉप इन्वेस्टर्स देखें, सारे के सारे ये 10 सिटीज के ऊपर, मेट्रो सिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। मगर जो छोटे शहरों में है, छोटे था, वहां पे रियल एस्टेट का प्ले इतना नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, शहर दूर है बहुत है। तो अब ये कनेक्टिविटी बढ़ने से ये शहर जो है अब एक तरीके से कैसे बड़े शहरों के नजदीक आ गए।
वहां पे हम्म। एम्प्लॉयमेंट भी जा सकती है। एक तरीके से आप देखें, ऑफिसेज भी वहां खुल सकती हैं, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है, मेट्रोज आ रही हैं, ट्रेन कनेक्टिविटी हो रही है, रेलवेज, ब्रिज, पुल्स सारे बन रहे हैं, कहीं कहीं पोर्ट्स भी बन रहे हैं। तो ये सब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से छोटे शहर जो है बड़े शहरों के अब करीब आ गए। तो एक इस वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है। और मैं मानता हूं, और जो मेरी बातचीत होती है, काफी डेवलपर्स बड़े हैं जो इन शहरों की तरफ अब नजर घुमा रहे हैं कि वहां पर भी अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किए जाए, वहां पर भी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट किए जाए, वहां पर भी ऑफिसेस की जाए, वहां पर भी रिटेल मॉल, इस किस्म के कमर्शियल डेवलपमेंट किए जाए। तो उस हिसाब से हर किस्म का रियल एस्टेट डेवलप हो ही जाएगा। रिटेल है, होटल है, आप मॉल्स ले लीजिए या ऑफिसेज ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स ले लीजिए, जिसको आप वेयर हाउसिंग और ये सब कहें। तो ओवरऑल डेवलपमेंट छोटे शहरों का होता हुआ मुझे नजर आता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, चाहे टूरिज्म के बेसिस पे हो, चाहे कमर्शियल डेवलपमेंट के बेसिस पे हो। लेकिन तो फिर अफोर्डेबल सेगमेंट को क्यों इतनी तवज्जो नहीं दी गई जब इतनी सारी प्रोविजंस किए जा रहे हैं? तो जब इंडस्ट्री एक सुर में कह रही है कि अफोर्डेबल की व्याख्या चेंज होनी चाहिए, उसको इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करूंगा, मगर बात तो सच है कि अ, इस गवर्नमेंट के पास, अगर आप नियत और के अगर मार्क्स दें, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हम्म। इनकी नियत जो है बहुत सही है, तो है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हाउसिंग बहुत एक बड़ा मुद्दा है। हमने 2021 का कोई रिपोर्ट या 17 का रिपोर्ट था, मुझे याद नहीं है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का रिपोर्ट था, और कि उनमें कई 2.5 करोड़ घर की शॉर्टेजेस लिखी गई। ठीक है, ये तो जो उन्होंने सर्वे किया था। इसके अलावा मैं समझता हूँ, अगर आप स्लम्स भी इसमें इंक्लूड करें, जो एक तरह के हाउसिंग जो गिनी जाए, हम्म। हम्म। तो बहुत सारे हाउसेस की रिक्वायरमेंट है। प्लस जो पुराने बिल्डिंग है, जो क्वालिटी नहीं थी उस जमाने में, आप जानते हैं सीमेंट और उनकी जो चोरियां होती थी, उस वजह से जो क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स है। तो ऐसे देखे जाए तो घर की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया, और मैं समझता हूँ कि पीएमएवाई जो है वो एक बहुत अच्छा मूव भी था। मगर जहां पर ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं मार खा जाती है कि इन्होंने सर्वे नहीं, कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जो आज भी महंगे हैं और अवेलेबल नहीं है, अच्छे अवेलेबल नहीं है, करीब सिटी के अवेलेबल नहीं है, तो ये एक दिक्कत है उसका। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरा है जो इनपुट्स है, सीमेंट, स्टील, लेबर, ये सब जो है, इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, या सब्सिडी के माध्यम से, या टैक्स रिबेट्स के माध्यम से, या किसी भी और माध्यम से, अगर गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा फोकस किया हो, तो अफोर्डेबिलिटी कंट्रोल में आ सकती है। वरना वही, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड ही इतना ज्यादा है, तो जिस लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है, 45 लाख वगैरह की जो हम्म। लिमिट थी, हम्म। उसके अंदर अफोर्डेबल घर डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है। और एक समझ लीजिए कि इसका गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइज के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको फला फला स्कीम में ये बेनिफिट मिलेगा, या ये जो है, तो वो प्राइवेट प्लेयर जो है, डेवलपर है, उसका प्रॉफिट एलिमेंट भी ढूंढ। अगर हम्म। प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, अगर उनकी जो लगात है कैपिटल की, वो हम्म। अगर उनको सही रिटर्न्स नहीं देती है, और इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मोटिवेशन कम है इस इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए, जिस वजह से। और जहां तक डायरेक्ट सब्सिडी टू हाउस बायर है, इसका भी देखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत दिक्कत है। वो जो इंस्टॉलमेंट्स मिलनी चाहिए बैंकों से, या जो राहत मिलनी चाहिए बैंकों से डायरेक्ट होम ओनर्स को, वो बहुत तकलीफदायक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का चक्कर है। नियत बहुत बढ़िया है, आइडिया बहुत बढ़िया है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट अच्छा किया जाए, तो शायद मैं समझता हूँ कि इसमें अफोर्डेबिलिटी जो है, ये और बात है कि डिबेट कर सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की
व्याख्या क्या है, किस शहर में क्या अफोर्डेबल है। कि बम्बई में फॉर एग्जांपल आप बोरीवली या थाने तक ले लिया, न्यू बॉम्बे ले लिया, आपको 1-1.5 करोड़ के नीचे कोई घर मिलता नहीं है, तो ये तो अफोर्डेबल में आता नहीं है। तो ये एक अलग डिबेट है। बट हम्म। आप इन शहरों को छोड़ लीजिए, जो छोटे शहर हैं उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग की जो दिक्कतें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, नॉट ऑन द इंटेंशन लेवल। तो गवर्नमेंट को फुल मार्क्स, बट ब्यूरोक्रेट्स ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत जब आपने कहा कि 1.5 लाख 1.5 करोड़ से कम के घर मुंबई में मिलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में मैंने हाल ही में निरंजन हीरानंदानी जी से बात की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो घर है, उसके जो दाम है, उसमें 50% हिस्सा टैक्सेस का बनता है। क्या सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आपको नहीं लगता उस पे कुछ फोकस करने की जरूरत है, ताकि भले अफोर्डेबल व्याख्या आप बाद में करें, जैसे भी करें, लेकिन वो टैक्सेस कम हो पाए ताकि लोगों की अप्रोच में वो घर आ पाए? देखिए, इसमें दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक होते हैं इनकम टैक्स, जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में कंट्रोल में है, और वहां पे उन्होंने पीएमएवाई स्कीम वगैरह वगैरह में कोशिश की है कि इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। सेकंड, उनके हाथ में है जीएसटी, उसमें भी उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डिफरेंशियल जीएसटी वगैरह लगा के कुछ कोशिश की है। उसमें और गुंजाइश है करने की, मगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेजेस में जाएगी, बिल्कुल यू नो 100 से 0 पे नहीं जा सकती, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। बट उस डायरेक्शन में एक उन्होंने जो किया है। मगर ज्यादातर टैक्सेस आप गिने, टैक्स की अगर हुँ, डेफिनेशन देखें, हुँ, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जिसमें प्रीमियम्स आ जाते हैं, एफएसआई की जो टीडीआर प्रीमियम है, या बाकी जो अप्रूवल्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब को गिने तो ये स्टेट मैटर। तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बजट में कुछ नहीं करती है। हर स्टेट को देखना है कि हमारे स्टेट में हमको अफोर्डेबिलिटी लानी है कि नहीं। और जहां तक रेवेन्यू छोड़ने का सवाल है, ये सारे जो है बहुत एक बड़ा हिस्सा बनते हैं किसी भी स्टेट की रेवेन्यू के। स्टैम्प ड्यूटी किसी किसी स्टेट में 7-8% तक भी ऊपर जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू स्टेट का होता है, उसको छोड़ना स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत एक मुश्किल सा डिसीजन है। पर उसमें भी हमने देखा है कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी थी, जिसके वजह से घर बिकने बहुत आसान हो गए थे, और काफी सारे घर बिके थे उस दौरान में वो स्टैम्प ड्यूटी का और प्रीमियम में जो उन्होंने 50% छूट दी थी। तो एग्जाम्पल्स है जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और प्रीमियम्स कम करने से हाउस सेल हुँ, बढ़ते हैं। हुँ। मगर एज आई सेड कि ये एक स्टेट लेवल मैटर है, और स्टेट लेवल पे सारे के सारे स्टेट्स ने इसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। होपफुली हमारे हमारी राज्य सरकार भी इस पे गौर करे और हमें घर थोड़ा सस्ता मिले। लेकिन फिर बजट पे आ जाते हैं, स्वामी 2.0। इस स्कीम को आप किस तरह से देख रहे हैं? 1 लाख घर वापस आएंगे, जिससे खास करके बजट में कहा गया 50,000 घर दे दिए गए हैं, 40,000 घर देने वाले हैं और 1 लाख करेक्ट। और भी आने वाले, मतलब इतने स्ट्रेस असेट हैं जिनको वापस इन्वेंट्रीज को बाहर मार्केट में लाना जल्दी से पॉसिबल होगा? तो अगर आप देखें तो 50,000 घर जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 या 3 टाउनशिप ले लें तो उसका एक वो कर लें तो ये हो जाता है। ये मैं समझता हूँ कि जो पिछले पाप हैं वो धोने का एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। कि चलिए, जो प्रोजेक्ट रुक गए हैं, जहाँ पे दिक्कतें हैं, जहाँ पे डेवलपर्स की वजह से या जो भी वजह से अगर अटक गए हैं, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और इसमें जो 10,000 करोड़ का उन्होंने बात की है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसके बाद बैंक्स जो है अपना हिस्सा जोड़ के उसमें इन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करके स्ट्रेस से निकाल के मार्केट तक ले आने का जो प्रयास करेंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है। और ये इंडिविजुअल हाउस ओनर को इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। इसलिए और भी अच्छा है, क्योंकि ये बैंकों ने अब बैंकों के ऊपर है ये हुँ, प्रोजेक्ट्स को बाहर लाना, स्कीम्स बना के प्रोजेक्ट्स अप्रेस करके किस प्रोजेक्ट में क्या जरूरत है,
एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, ये सब जो प्रोसेस है, तो ये अच्छा ही स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये कोई नया स्टॉक या इन्वेंट्री लाने के लिए नहीं है, या नया हुँ। डिमांड क्रिएट करना, सप्लाई साइड पर नई डिमांड। जो प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और मैं समझता हूँ कि एक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स शोइंग कि भाई चलिए, किसी भी तरह से गाड़ी आगे बढ़ानी है, गवर्नमेंट है आपको सपोर्ट करने के लिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये भरोसा भी काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बुक किया होगा, लेकिन ईएमआई भी जाता होगा उनके अकाउंट से, लेकिन उनके पास उनका घर नहीं है। उनके लिए ये बहुत एक कह सकते हैं ना बड़ी बात होगी कि उनको एक भरोसा भी मिल जाए, एक होप मिल जाए कि मेरा घर मुझे वापस जल्द मिल सकता है। तो ये एक यस। अच्छी पहल है, होपफुली जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए और बहुत सारे अटके प्रोजेक्ट्स फिर से लोगों को मिल पाएँ। आखिर में मैं जानना चाहूँगी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हुए हैं कि लोगों के हाथ में पैसे आएँगे क्योंकि ईद पे कमीशन भी लागू हो जाएगा आने वाले साल में और साथ ही टैक्स से थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएँगे। लेकिन सही में क्या लोग घर खरीदेंगे? देखिए, अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखें तो ये समझना जरूरी है कि मिडिल क्लास जो है, जो मेन ईएमआई पे जो घर लेते हैं वो मिडिल क्लास है। जो अल्ट्रा रिच है उनको, जो 100-150 करोड़ के घर लेते हैं उनको हाउसिंग फाइनेंस की जरूरत नहीं होती, वो अपनी इनकम से घर लेते हैं। और बिल्कुल जो छोटे इनकम वाले हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी शायद नहीं होती है कि बैंक से जाके ले, तो वो पीएमएवाई वगैरह में घर लेते हैं। तो मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय है जो उसमें लेते हैं। तो हुँ, इनमें दो चीजें होती हैं। एक होता है डाउन पेमेंट करना, कि अपना एक हिस्सा डेवलपर को देके बाकी बैंक से लेना, तो वो एक होता है। और दूसरा होता है कि जो ईएमआई भरना है। ये हुँ, दोनों क्राइटेरिया जो है उसके लिए जो अब सेविंग्स होती है, इस जो 12.75 लाख सैलरीड एम्प्लॉई हैं जिनकी इनकम, उनके लिए जीरो टैक्स हो गया है। तो जो उनके लिए 1 लाख रुपया साल का रफली आप पकड़ लीजिए, किसी भी ब्रैकेट में बचता है किसी भी करके, अब वो 1 लाख साल का जो बच रहा है, मतलब 8,000 रुपये महीने का जो बच रहा है, अगर 100% वो हाउसिंग में डाल रहे हैं, तो आप ये समझ ले 8,000 रुपया पर मंथ उनकी ईएमआई देने की क्षमता बढ़ गई। और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ले रहे हैं तो 16,000 की ईएमआई पर मंथ जो है वो बढ़ गई है। तो ये एक, अगर 100% अगर वो रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक है। मगर अ, अगर डिसिप्लिन नहीं है और वो खर्च कर दें, ट्रिप्स ले लें, वेकेशन ले लें, या जो कपड़े खरीद रहे हैं या कोई गाड़ी की ईएमआई में खर्च कर दें, तो जाहिर है कि उतना रियल एस्टेट में निवेश कम करने की क्षमता होगी। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है, इसमें कहना मुश्किल है कि कितना रियल एस्टेट में आएगा, कितना नहीं। मगर ये बात तो सच है कि उनकी एलिजिबिलिटी जो है, ठीक है, अगर वो चाहे तो 8 से 16 हजार रुपया महीने का उनका ईएमआई भरने की ताकत बढ़ जाती। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि अगर इंडिविजुअली लोग सोचेंगे, असेट क्रिएट करने की बात करें, तो ये अगर वहां डालते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनके जो सपने हैं वो पूरा करने की एक अच्छी तुक है, और अच्छा एक मौका है। और खर्चे तो बाद में, इनकम जैसे बढ़ेगी तो आप कर ही सकते हो। इन्वेस्टमेंट इज द राइट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। बिल्कुल, तो इस अपॉर्च्युनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बन के, इंडिविजुअल बन के, जो पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, उसको बचत करना है और उसको निवेश करना है। चाहे वो आप कोई अलग एसेट क्लास में करिए या फिर रियल एस्टेट में करिए, वो आपकी एक एसेट बनेगी, आपके आने वाले जीवन के लिए आपकी एक सहूलियत बनेगी और रिस्पॉन्सिबल बन के इन पैसों को जमा करना है। बिल्कुल, नौशाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बहुत अच्छे से आपने हर एक पहलू को समझाया है। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और हाँ, रिस्पॉन्सिबल बनने की एक सीख भी यहाँ से मिल सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू।